हेलो प्यारे बच्चों। बेटा एग्जाम्पलर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, दैट इज लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, अ बॉल इज ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन, दिस मीन्स दैट। यहाँ पे हमें बेटा ट्रांसलेटरी मोशन की बात की गई है, और ट्रांसलेटरी मोशन हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसके हर एक पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट के हर एक पार्टिकल के मोशन जो होगा वो दूसरे पार्टिकल के क्या होगा, पैरेलल होता है। अब यहाँ पे हमें एक वर्ड और दिया गया है, यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब ये हो गया कि उसका मैग्नीट्यूड और साथ के साथ डायरेक्शन दोनों क्या है बेटा, पार्टिकल्स की कांस्टेंट है। कहने का मतलब क्या है, वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो कांस्टेंट रहने वाली है अगर बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है। यानी कि स्ट्रेट लाइन हम लोग बोल सकते हैं, या रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है पार्टिकल, हम लोग ये बोल सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास कौन सा बेटर ऑप्शन होगा, देखें बेटा, इज इट एट रेस्ट? नहीं बेटा, ये तो गलत ऑप्शन है। तो बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हम लोग चूज करते हैं, द पाथ कैन बी स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर पाथ। या सर्कुलर पाथ नहीं हो सकता है, मैंने अगेन स्टार्टिंग में बोला कि जो मोशन होगा वो कैसा होना चाहिए, रेक्टिलिनियर होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तभी यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। हम लोगों को ये बात भी पता होनी चाहिए कि ट्रांसलेटरी मोशन को हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं दो पार्ट्स में, दैट इज रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन और कर्वीलीनियर ट्रांसलेटरी मोशन। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन यूज किया गया, इसलिए मैं यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ कि बॉडी जो है डेफिनेटली स्ट्रेट पाथ में ही मूव कर रही है, तभी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट होगी, और तभी वो बॉडी क्या करेगी, यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन करेगी। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे है, ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉल हैव सेम वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यस बेटा, ये बिल्कुल करेक्ट राइट ऑप्शन है। द सेंटर ऑफ द बॉल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड द बॉल स्पिन अबाउट इट्स सेंटर यूनिफॉर्मली। नो बेटा, इट्स अ रॉन्ग ऑप्शन, ये रॉन्ग ऑप्शन है हमारे पास। तो राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस, मीटर स्केल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दिस इंप्लाइज व्हाट। मीटर स्केल जो है बेटा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, और अगर कोई पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, या कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है पक्का से। और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो हम लोग ये जानते हैं कि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा, साथ के साथ उसके ऊपर नेट टॉर्क भी जीरो होने वाला है। ठीक है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स ही जीरो होगा, ऐसा नहीं है बेटा। उसके ऊपर नेट फोर्स भी जीरो होगा, साथ के साथ उसके ऊपर नेट टॉर्क भी जीरो होगा। अगर बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में जब भी बॉडी होती है तो हम लोग ये बोलेंगे उस पर नेट फोर्स इंप्लाइज व्हाट, नेट फोर्स जीरो है उस पर, साथ के साथ उस पर नेट टॉर्क भी जीरो होगा। ये दोनों बातें इंप्लाई करता है कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो। ठीक है। अब देखें इस पे, द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज जीरो बट अ टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास कैन एक्ट ऑन द स्केल। नो बेटा, अगर टॉर्क एक्ट करेगा तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रह सकती। वो बॉडी क्या करेगी, लेट सपोज यही बात, इसकी बात कर लेते हैं। अगर इस पे टॉर्क लगेगा तो डेफिनेटली ये क्या करेगी, ये रोटेट करने लगेगी, है ना। यस। नेक्स्ट देखें, द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज जीरो बट द टॉर्क इज एक्टिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अगर टॉर्क लगेगा तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसलिए ये जो ऑप्शन है बेटा वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज जीरो एंड द टॉर्क एक्टिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्केल इज ऑल्सो जीरो। यस, मैंने जैसा बोला कि नेट टॉर्क और नेट फोर्स ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, ये राइट ऑप्शन है बेटा। द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट नीड नॉट टू बी जीरो। अगर फोर्स जीरो नहीं होगा तो बेटा फिर तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं रहने वाली है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखें, नाइदर द फोर्स नॉट द टॉर्क नीड नॉट टू बी जीरो, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है ही। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखें, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम हैज इनिशियल वेलोसिटी दिस एंड फाइनल वेलोसिटी दिस। आफ्टर बीइंग हिट द चेंज इन मोमेंटम इज। यस, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। द चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यस बेटा,
यस कैसे आया ये फॉर्मूला भी देख लें। यस ये इस तरीके से आया, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करूँगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग इनिशियल मोमेंटम एम यू वेक्टर बोल रहे हैं, वेयर यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम पी एफ मतलब एम वी वेक्टर बोल रहे हैं, वी इज़ द फाइनल वेलोसिटी। हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, साथ के साथ हमें मास भी दे रखा है। तो देखते हैं बेटा क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास। चेंज इन मोमेंटम, मास हमारे पास है 150 ग्राम, उसको हम लोग बेटा केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, फिर हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी मुझे ये दे रखी है और ये मेरी फाइनल है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, माइनस का 3i कैप और माइनस का 4j कैप, ठीक है। यस बेटा माइनस का 4j कैप माइनस यू वेक्टर माइनस का 3i कैप और माइनस का क्या हो गया, माइनस का 4j कैप। यस ये जो माइनस था वो अंदर चला गया है। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी, कैंसिल कर दिया हमने, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, 15/100 आ गया ये, और ये हमारे पास माइनस का 6i कैप जैसा हम देख पा रहे हैं, ये हो जाएगा बेटा माइनस का 8j कैप। माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। यस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 0.15 हो जाएगा ये, और ये माइनस का 6i कैप और ये माइनस का 8j कैप। 0.15 को अंदर मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 0.9 हो जाएगा, माइनस का 0.9i कैप, और ये कितना हो जाएगा, ये 1.2 हो जाएगा, माइनस का 1.2j कैप। दिस विल बी द चेंज इन मोमेंटम। यस तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ये वाला हो जाएगा। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ट्रांसफर ड्यूरिंग द हिट, हमसे क्या पूछा गया है, मैग्नीट्यूड पूछा गया है। देखिए हमारे पास क्या आया था मोमेंटम, माइनस का 0.9i कैप माइनस का 1.2j कैप। इसको लिख लेते हैं बेटा, हमारे पास प्रीवियस प्रॉब्लम में जो आंसर आया था वो आया था माइनस का 0.9i कैप माइनस का 1.2j कैप, इस तरीके से बेटा आया था, ठीक है। यस अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं। यस आई कैप के साथ जो भी क्वांटिटी है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ जो भी क्वांटिटी है उसका स्क्वायर, ठीक है। यस दोनों, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों ये दो वेक्टर्स हो गए, उनका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखें तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने रूट लिया, रूट में क्या किया, 0.9 का स्क्वायर प्लस 1.2 का स्क्वायर किया। यस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें बेटा हमारे पास आ गया है 0.81 आ जाएगा। देखें इसको, यस 0.9 इंटू 0.9 करेंगे तो 0.81 हमारे पास आ गया, और इसका क्या आ जाएगा 1.44 हमारे पास आ जाएगा। इसको देख लेते हैं बेटा, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 45, यस ये हो जाएगा 2.25 आ जाएगा, और 2.25 किसका स्क्वायर रूट होता है, यस किसका स्क्वायर होता है 2.25, यस 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, तो हमारे पास 1.5 आ जाएगा। चेंज इन मोमेंटम की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है वो केजी पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो, या फिर न्यूटन सेकंड भी होती है, दोनों ही यूनिट्स करेक्ट है। तो राइट ऑप्शन इज 1.5 केजी मीटर पर सेकंड इज द राइट ऑप्शन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। यस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब लगता है बेटा, जब किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, उस कंडीशन के ऊपर, या किसी भी सिस्टम के ऊपर हम लोग बोलेंगे, किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, उस कंडीशन में हम लोग क्या फॉलो होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होता है। अब पूछा गया है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो किसकी हेल्प से, कौन से लॉज की हेल्प से अंडरस्टूड किया जा सकता है। देखें फर्स्ट वाला देखें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नहीं बेटा
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो आया है वो कौन से लॉ से आया है? एक्सटर्नल। देखो हमने यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसा बोल सकते हैं बच्चे। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स अगर बॉडी के ऊपर जीरो होता है उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू ज़ीरो, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, और इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये कहाँ से आया? जैसा हम लोग देख पा रहे हैं ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से आया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बात तो समझ में आती है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो न्यूटन के सेकेंड लॉ से है। अब वो बोल रहा है कि उसको अंडरस्टूड कैसे किया जा सकता है। यस, मोमेंटम कंजर्वेशन जो है उसके अंदर साथ के साथ थर्ड लॉ भी यूज होता है। देखो कैसे होता है उसको समझने के लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, दो बॉडीज हमारे पास है, एक बॉडी बेटा m1 है और दूसरी बॉडी m2 है, ठीक है। यस, जब ये दोनों बॉडीज एक दूसरों को स्ट्राइक करेगी या कोलाइड करेगी एक दूसरे से तो कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी, ठीक है। डिफॉर्मेशन क्रिएट होंगे यहाँ पे और इस तरीके की सिचुएशंस हमारे सामने आने वाली है। डिफॉर्मेशन क्रिएट हो गया और उसके बाद ऐसे इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी। ये वाली बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और ये वाली बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स क्या रहने वाला है बेटा? एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम के ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स जो है इस सिस्टम के ऊपर जीरो रहने वाला है, ये मैं बोल सकता हूँ। और एक्सटर्नल फोर्स जीरो, आपस में एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं बेटा? आपस में एक दूसरे के ऊपर बेटा ये फोर्स लगा रहे हैं। इस बॉडी ने फोर्स लगाया ऑन 1 ड्यू टू 2 और उतना ही फोर्स इस बॉडी ने लगाया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं जिनकी वजह से इसकी वेलोसिटीज़ में चेंज आता है, ठीक है। कोलाइड करने के बाद इनकी हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो जाए, हो सकता है इनकी स्पीड चेंज हो जाए। यस, इसलिए यहाँ से मुझे समझ में आता है इस सिस्टम के ऊपर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है और मोमेंटम कंजर्वेशन हो रहा है, लेकिन साथ के साथ ही आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अगर फोर्स लगा रहे हैं तो मैं यहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? एक्शन रिएक्शन लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है। अगर बॉडीज के अंदर कोलिजन हो रहा है तो वहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन रहेगा, साथ के साथ वहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ भी फॉलो हो रहा है। जैसा हम लोग देख रहे हैं इस बॉडी ने इस पे फोर्स लगाया और इस बॉडी ने उस पे फोर्स लगाया, यानी जब कोलिजन होता है तो एक्शन रिएक्शन पेयर बनते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ एग्जिस्टेंस में आता है। साथ के साथ जो भी बॉडीज कोलाइड कर रही है उस पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। आपस में एक दूसरे फोर्स लगाते हैं लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, इसलिए मोमेंटम भी वहाँ पे कंजर्व रहता है। तो इसका मतलब वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ कोलिजन बिटवीन कैन बी अंडरस्टूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज? यस, बोथ। सेकेंड लॉ भी इन्वॉल्व होता है, साथ के साथ थर्ड लॉ भी इन्वॉल्व होता है। यस, देखें बेटा, नेक्स्ट देखें। अ हॉकी प्लेयर इज मूविंग नॉर्थवर्ड सडनली टर्न्स westward with the same speed to avoid an opponent. The force that acts on the player is, yes बेटा, हमें क्या बोला गया है यहाँ पे? एक हॉकी प्लेयर है, पहले नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है एंड देन वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। हम लोग बेटा एक बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं और फिर देखें। यस, इस तरीके से कहानी वो बोलना चाह रहा है कि इनिशियली द रॉकेट प्लेयर इज मूविंग नॉर्थवर्ड डायरेक्शन। देखो इनिशियली वो ऐसे जा रहा है, इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होगी। नाउ ही इज टेकिंग टर्न और ही इज गोइंग इन वेस्ट डायरेक्शन। ये इन्होंने वेस्ट डायरेक्शन में टर्न ले लिया बेटा, ये चल गए हैं। यस, अब ये वेस्ट डायरेक्शन में जा चुका है। हमसे पूछा है द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर, और हमसे कौन सा फोर्स लग रहा है, साथ के साथ किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये बोला गया है। तो हिज इनिशियली इज मूविंग विथ व्हाट? सेम स्पीड। स्पीड क्या रखी गई है? सेम रखी गई है, यानी पहले वो v से चल रहा था तो बाद में भी कितने चल रहा था? v से, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो इनिशियल वेलोसिटी पहले क्या हुई बेटा? हम लोग बोल देते हैं इसको v जे कैप बोल देते हैं, या फिर ऐसे बोल दो कि पहले v थी, बाद में भी इस डायरेक्शन में v थी। अब मुझे क्या करना है? मुझे फोर्स निकाला है, और फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? एस्केलरेशन पता होना चाहिए, और एस्केलेशन फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी का होना
जरूरी है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो देखें, इस डायरेक्शन में है, फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है। फाइनल वेलोसिटी किधर है? इस डायरेक्शन में है। इनिशियल वेलोसिटी कैसे है? ऐसे है। अब मुझे डायरेक्शन निकालनी है चेंज इन वेलोसिटी, ताकि मैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकूं। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे माइनस यू, ऐसा मैं बोल सकता हूं कि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मुझे इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को उल्टा कर कर क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए देखो, पहले मैंने क्या किया, इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा हूँ। ये तो मेरा वेलोसिटी की डायरेक्शन का मैंने प्लॉट किया था, वेलोसिटी इसको। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं चेंज इन वेलोसिटी को प्लॉट करने वाला हूँ। देखो v की डायरेक्शन तो सेम है, बट मुझे क्या करना पड़ेगा? उल्टा कर कर इनिशियल वेलोसिटी को ऐड करना पड़ेगा, तो मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन आ जाएगी। इन दोनों का एडिशन जो है वो मुझे रिजल्टेंट जो आएगा इन दोनों का, वो मुझे चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन देने वाला है। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं बेटा कि मेरे पास ये जो है, ये तो मेरी फाइनल वेलोसिटी होगी, और ये मेरी क्या थी? ये इनिशियल वेलोसिटी। ये u तो मेरी इनिशियल, हाँ, और ये मेरी फाइनल वेलोसिटी थी, ठीक है, और ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी। अब इसको क्या करना है? हमें रिवर्स करना है। तो देखें बेटा, इसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ। रिवर्स करूँगा तो बेटा ऐसा आ जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, साथ के साथ ये हमारा ये रहा, यस। दोनों का रिजल्टेंट करेंगे तो कहाँ आएगा बेटा? दोनों का रिजल्टेंट देखें ध्यान से, तो हम लोग देख पा रहे होंगे दोनों का रिजल्टेंट, यस, यहाँ पे आएगा। दैट इज चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारे पास, ये चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन आई। हमने क्या किया? इसको रिवर्स किया, ये माइनस यू वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये v वेलोसिटी डायरेक्शन, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा। ये मेरे पास जो डायरेक्शन आई, ये चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन आई। चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन आ गई। चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आ जाएगी। यानी नेट फोर्स कहाँ लग रहा है? यस, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में आने वाली है। और इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारी वेस्ट है, ये हमारी साउथ है, तो ये हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारी हो जाएगी, ये हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी। तो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन तो डायरेक्शन से ही कैंसिल आउट हो गए। अब वो क्या बोलना चाह रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स अलोंग द साउथ वेस्ट डायरेक्शन और मसल फोर्स अलोंग द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यस बेटा, तुमने अगर तुम्हें टर्न लेना है बेटा, तो क्या किया? देखो ध्यान से पढ़ो उसको। सडनली टर्न्स वेस्टवर्ड विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन अपोनेंट। कौन फोर्स लगाएगा? अगर टर्न लेना है तो डेफिनेटली उसको फ्रिक्शनल फोर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी वो टर्न कर पाएगा। विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स वो टर्न कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मस्कुलर फोर्स रोल प्ले नहीं कर रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो टर्न कर पा रहा है। तो द राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखें बेटा, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg ट्रेवल्स अकॉर्डिंग टू द लॉ। हमें दे रखा है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, फिर p, q और r की वैल्यूज दे रखी है, और हमसे पूछा गया फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। हम लोग जानते हैं कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो उसको डिफरेंशिएट करके देखें। हम लोग ये जानते हैं, बहुत बेसिक सी बात है कि सर डिस्प्लेसमेंट अगर दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी। यस, इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास आ गई वेलोसिटी, और वेलोसिटी का dy/dt किया तो हमारे पास बेटा आ जाएगा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। आई होप ये बात तो समझ आ ही गई होगी। अब करते हैं बेटा इसका डिफरेंशिएशन। 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे हम एक्सेलरेशन तक पहुंच जाएंगे। देखें, पहली बार एक्सेलरेशन करेंगे वेलोसिटी कैसे मिलेगी? हमें dx/dt से मिल जाएगी। मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, मेरे पास क्या आ गया? p + 2qt, p + 2qt + 3r² आ गया, ठीक है। यस, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब इसका एक बार और करेंगे तब जाकर एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक्सेलरेशन मिलते ही मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा हमारे पास F = ma। तो हम इसका क्या कर लेते हैं बेटा, एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन बोल सकते हो, या फिर डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया, ऐसे भी बोल सकते हो।
p इज़ अ कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। इसका करेंगे कितना आ जाएगा, 2q आ जाएगा। इसका क्या आएगा बेटा, इसका आ जाएगा हमारे पास 6RT हो जाएगा। ठीक है, यस। वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं बेटा, कितना आ गया 2q, q कितना है हमारे पास 4 है, प्लस 6 इंटू आर, आर कितना है 5 है। टाइम कितना है बेटा, टाइम हमारे पास 2 सेकेंड्स है। ठीक है, यस। 4 2 जा 8, 6 5 जा 30, 30 इंटू 2 60। फाइनली एस्केलेशन आ गया 68 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ये तो अभी हमारे पास क्या है, एस्केलरेशन आया। अब हमें फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए हम जानते हैं मास इनटू एस्केलेशन करेंगे। मास 2 kg है, एस्केलेशन 68 है, कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो गया 136 न्यूटन हमारे पास फोर्स आ गया। यस, दिस विल बी आवर आंसर। तो आंसर हो जाएगा 136 न्यूटन बेटा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अ बॉडी विथ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स F इक्वल्स टू 10 न्यूटन। इतना न्यूटन हमें फोर्स दे रखा है। इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 हमें दे रखी है। टाइम एट विच इट विल जस्ट हैव अ वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस। हमसे बोला गया है कि टाइम फाइंड आउट करना है जब उसके पास केवल और केवल वेलोसिटी बचे अलोंग द y डायरेक्शन। ठीक है, यस। इसका मतलब कुछ टाइम बाद उसकी जो वेलोसिटी है अलोंग द x एक्सिस वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। हमारे पास फोर्स है, देखिए बेटा हमारे पास हमारे को फोर्स दे रखा है। वो फोर्स जो है वो कितना है, -3i कैप प्लस 4j कैप। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बेटा, जो एस्केलरेशन है इसका एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं एक बार। मास इनटू एस्केलरेशन, फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू एस्केलरेशन इज इक्वल्स टू -3i कैप प्लस 4j कैप। तो एस्केलरेशन वेक्टर हमारे पास आ गया बेटा, हमारे पास -3, मास का वैल्यू हमारे पास 5 है, तो एस्केलरेशन अलोंग द x एक्सिस हमारे पास -3/5 आ गया, एंड अलोंग द y एक्सिस 4/5 j कैप आ गया। ये हमारे पास एस्केलेशन आ गया अलोंग x एंड अलोंग y एक्सिस। यस, तो हमें बोला गया है कि वेलोसिटी जो थी t = 0 पर, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास है 6i कैप माइनस का 12j कैप। अब बेटा देखो, हम लोग देख पा रहे हैं कि इनिशियली वेलोसिटी अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन है और एस्केलेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट अलोंग द x एक्सिस, यानी i कैप डायरेक्शन में मैं बात कर रहा हूँ। जैसा कि साफ मुझे दिख रहा है बेटा कि ये जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, और एक टाइम आएगा जब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वो टाइम ही हमसे पूछा गया, क्यों, क्योंकि अलोंग x एक्सिस जो एस्केलरेशन है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, यस, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, अलोंग x एक्सिस वेलोसिटी मेरे पास हो गई 6i कैप इनिशियल वेलोसिटी, अलोंग x एक्सिस एस्केलेशन मेरे पास है -3/5i कैप, और मेरे पास और क्या है बेटा, मुझे टाइम निकालना है। फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस मुझे 0 करना है और टाइम मुझे फाइंड आउट करना है। क्योंकि एस्केलरेशन कांस्टेंट है इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v = u + at यूज कर लेते हैं। यस, वेलोसिटी कितनी है, 0 है फाइनल, इनिशियल कितनी है 6i कैप है, यस 6 हम लोग लिख लेते हैं, और ये कितना है -3/5 × t। जैसा कि देख पा रहे हैं 6 = 3/5 × t, तो t बराबर कितना हो गया, 5 2 जा 10 सेकेंड्स मेरे पास आ रहा है। तो 10 सेकेंड्स बाद वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो द राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट देखिए बेटा, अ कार ऑफ मास m starts from rest along and acquires a velocity along east v = vi cap in 2 seconds. Assuming the car moves with uniform acceleration, the force exerted on the car is, yes, हम लोगों को अज्यूम करना है कि गाड़ी के ऊपर कैसा एस्केलेशन है, यूनिफॉर्म एस्केलेशन। अगर एस्केलेशन यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी उसके ऊपर कैसा लग रहा होगा, यूनिफॉर्म लग रहा होगा। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा है, ये हम बोल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा हमारे पास, यस, गाड़ी का मोशन कुछ इस तरीके से हो रहा है, ये हमारा इस तरीके से हो रहा है, ये हमारी वेलोसिटी है अलोंग द i डायरेक्शन, अलोंग द x डायरेक्शन।
इन 2 सेकेंड्स। इनिशियली कितनी थी वेलोसिटी, t इक्वल्स टू 0 पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 थी, t बराबर 0 पे, और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पर उसकी जो वेलोसिटी है वो v हो गई है। हमें पूछा गया है, हमें सबसे पहले तो फोर्स पूछा गया है, फोर्स कितना है, ठीक है। यस, जैसा कि मैं देख सकता हूँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at यूज़ कर लेते हैं। फाइनली वेलोसिटी v हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, एक्सेलरेशन a है, टाइम कितना है 2 है, तो a इक्वल्स टू कितना हो गया v/2 हो गया, ठीक है। यस, अब मुझे दिख रहा है फोर्स मैं निकाल सकता हूँ, एस्केलेशन मेरे पास आ गया तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास इनटू एस्केलेशन, तो mv/2 हो जाएगा। ये तो बेटा फोर्स आ गया। अब जो एस्केलरेशन है वो किस डायरेक्शन में होगा, डेफिनेटली इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, तभी गाड़ी की वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डायरेक्शन होगी उसकी भी एस्केलेशन की वो भी क्या होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी, तो इन द ईस्ट डायरेक्शन ही होने वाली है। तो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में एस्केलेशन कितना है, mv/2, इधर भी mv/2 है, सारे ऑप्शंस में mv/2 है, ठीक है। यस, अब डायरेक्शंस को लेकर, डायरेक्शन किस में है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ये जो डायरेक्शन ली गई है कौन सी डायरेक्शन है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। अब ईस्टवर्ड डायरेक्शन में तो है, लेकिन ये फोर्स लगाया किसने ये पता होना चाहिए हमें। देखो गाड़ी पे जो फोर्स होता है, इंजन क्या करता है वो हमें पता होना चाहिए। इंजन जो है वो टायर्स को क्या करता है, घुमाता है ना, घुमाता है। जब टायर्स जोर से घूमेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, यानी कि जो टायर है वो रोड को पीछे की तरफ पुश करेगा, ठीक है। और जैसे ही टायर रोड को पीछे की तरफ पुश करेगा तो रोड जो है टायर को आगे की तरफ पुश करेगी, ठीक है। इसका मतलब इंजन का काम क्या होता है, टायर्स को रोटेट करने का काम होता है, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स, और जब टायर रोटेट करते हैं तो जो टायर्स है वो सरफेस को पीछे की तरफ पुश करता है, तो सरफेस जो है वो टायर को कहाँ पुश करेगी, आगे की तरफ पुश करेगी, जिसकी वजह से ये फोर्स जनरेट हुआ है, ठीक है। इंजन कभी भी बेटा, इंजन सिर्फ और सिर्फ इंजन का काम होता है टायर्स को घुमाने का, ठीक है, इतनी सी बात याद रखें। तो हम लोग देख सकते हैं mv/2 इन ईस्टवर्ड, यस ये बात सही है, इज ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑन द टायर्स एक्सर्टेड बाय द रोड। फ्रिक्शन फोर्स किसने लगाया, यस इंजन, कार इंजन कभी भी ये काम नहीं करता है, ये ध्यान रखें। राइट आंसर विल बी, यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन mv/2, ये बात गलत हो गई, ये इंजन की बात हो रही है, नहीं, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो गया, mv/2 ईस्टवर्ड एंड ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑन द टायर्स एक्सर्टेड बाय द रोड। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस, द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन बाय दिस, यस x इज इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। x कितना दे रखा है, देखें x ऑफ t हमें दे रखा है a साइन 4 पाई टी हमें दे रखा है, a साइन 4 पाई टी हमें दे रखा है, यस बेटा। और टाइम पीरियड हमें दे रखा है, टाइम जो रेंज दे रखी है टाइम की वो इतनी दे रखी है, एम्पलीट्यूड ग्रेटर देन 0 है, यस, एंड x ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0 फॉर t ग्रेटर देन 1/4 सेकेंड। यस, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है, 0 होता है फॉर t ग्रेटर देन 1/4 सेकेंड। 1/4 सेकेंड पर अगेन पार्टिकल क्या करता है, उसी पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। इनिशियली कहाँ से स्टार्ट किया, देखो इनिशियली मैं देख पा रहा हूँ t इक्वल टू 0 पे भी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 है। फिर अगेन वही पार्टिकल अपनी उस पोजीशन में वापस कितने पे पहुंचेगा, वो ये कहना चाह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट अगेन 0 हो जाएगा जब टाइम कितना होगा, ग्रेटर देन 1/4 सेकेंड होगा। यस, अब हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। पहला ऑप्शन रीड करें, द फोर्स हमें पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा,
डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। अगर कुछ बच्चों ने एसएचएम पढ़ लिया है तो मैं बता दूं कि जो इक्वेशन है ये एसएचएम की इक्वेशन है। इसमें पार्टिकल क्या कर रहा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा। जब भी डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ कॉस या साइन आ जाए तो हमें पता होना चाहिए पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, या बोल सकते हैं इन जनरल ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ गई, a cos, देखिए बेटा साइन का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, cos 4 पाई t हो जाएगा, इनटू क्या हो गया 4 पाई हो गया। फाइनली आंसर कितना आ गया, a 4 पाई cos 4 पाई t आ जाएगा। यस बेटा ये हमारे पास आ गया। अब इसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यस तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितना होगा, देखें हमारे पास ये था 4 पाई a, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन 4 पाई t, और इसके आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे, 4 पाई t का डिफरेंशिएशन 4 पाई हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास कितना आ गया, एक्सेलरेशन जो है वो मेरे पास आ गया है 4 जा 16 पाई स्क्वायर a साइन पाई 4 पाई t। बेटा ये मेरे पास रिलेशन आ गया। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये रही, हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन ये रही, और एक्सेलरेशन की इक्वेशन बेटा हमारे पास ये रही। अब हमें क्या करना है, हमें मैच करना है कि एट t इक्वल्स टू 1/8 पर इतना पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है। तो देखें टाइम की वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं इसके अंदर। यस किस रेंज में, यस इस टाइम पीरियड के लिए ये बात कर रहा था, इस टाइम पीरियड में है 1/8 जो है 1/4 से कम है, तो हम लोग ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। यस तो हम लोग यूज़ करते हैं बेटा, फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। यस एक्सेलरेशन कितने सेकंड पे निकालना है हमें, 1/8 सेकंड पे निकालना है। तो एक्सेलरेशन एट 1/8 सेकंड कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर 16 4 पाई 1/8 कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया बेटा 16 पाई स्क्वायर, पाई बाय 2 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 16 पाई स्क्वायर, ए हमारा रह गया बेटा, ए लिख देना यहाँ पे। यस ये ए हो गया। एक्सेलरेशन कितने टाइम पर आया, 1/8 सेकंड पर इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब हमसे क्या बोला गया है, फोर्स पूछा गया है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या बोल देंगे, मास हमारे पास है बेटा, मास है मास m दे रखा है, तो 16 पाई स्क्वायर am हमारे पास फोर्स आ गया। m इज द मास है, ठीक है। यस क्या ए ऑप्शन करेक्ट है क्या, यस बेटा -16 पाई स्क्वायर am आ रहा है, इट इज द राइट ऑप्शन। सेकेंड देखें बेटा, पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ऑन इम्पल्स ऑफ मैग्नीट्यूड 4 पाई स्क्वायर है बेटा, ये 4 पाई स्क्वायर am एट t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 1/4 सेकेंड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेटा हमसे पूछी गई है इम्पल्स, है ना, और इम्पल्स कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके में देख लेते हैं। इम्पल्स कैलकुलेट करने का एक तरीका बेटा हमारे पास है इम्पल्स i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, जब भी फोर्स कांस्टेंट नहीं होता, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता है, तो हम इंटीग्रल फॉर्म यूज करेंगे, एफ ऑफ टी डी टी यूज कर देंगे, ठीक है। यस फोर्स हमें पता है, इस लिमिट्स लगाकर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फोर्स बेटा ये रहा, एक्सेलरेशन ये रहा हमारे पास, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे इम्पल्स आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, इसी को हम लोग चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकते हैं। इम्पल्स इज बेसिकली इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कब से, इनिशियल माइनस फाइनल करना है, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम करना है, ठीक है। फाइनल मोमेंटम कितने पे निकालना है हमें, t इक्वल्स टू 1/4 सेकेंड पर, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर हमें इनिशियल मोमेंटम निकालना है। देखें हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी की हेल्प से हम लोग मोमेंटम निकालते हैं। किस किस टाइम पर निकालना है, एट t इक्वल्स टू 0 पे निकालना है पहले तो, ठीक है। यस जब मैं इसके अंदर t इक्वल्स टू 0 पुट करूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मेरे पास कितना आ जाएगा
cos 0 1 होता है, ये 4 पाई a हो जाएगा, ठीक है, यस 4 पाई a मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अब हमें वेलोसिटी चाहिए कितने सेकंड पर, ताकि मैं मोमेंटम कैलकुलेट कर सकूं, तो t इक्वल्स टू 1/4 सेकंड पर चाहिए। तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1/4 सेकंड पे देखें कितना हो जाएगा, देखें 1/4 करेंगे cos पाई हो जाएगा, cos पाई -1 होता है, तो ये माइनस का 4 पाई a हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास बेटा इनिशियल वेलोसिटी आ गई, ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई, ऐसा बोल सकते हैं। मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो मैंने पुट किया m, v कितना है माइनस का 4 पाई a m, इनिशियल कितना है, इनिशियल का भी 4 पाई a, m ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं तो बार बार नहीं लिखेंगे, 4 पाई a फिर माइनस का 4 पाई a आ गया, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 8 पाई a m, आंसर आ गया। यूनिट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड आ जाएगी। ये बेटा हमारे पास इम्पल्स आ गया। क्या मैच कर रहा है क्या, नहीं बेटा, यहाँ पे तो ये पाई स्क्वायर है, ठीक है, नीचे नहीं है, ये पावर के अंदर 2 है, तो दिस इज नॉट अ राइट ऑप्शन। यस, द पार्टिकल इज नॉट एक्टेड बाय एनी फोर्स, यस देख पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने कैलकुलेट कर लिया है, एस्केलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमने निकाला है। अगर एस्केलरेशन है पार्टिकल के पास तो उसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स तो एक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें भैया, नेक्स्ट ऑप्शन देखें, द पार्टिकल इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्स, जो फोर्स तो लग रहा है लेकिन कांस्टेंट फोर्स इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। यस, ये बात तो सही है। देखें बेटा, टाइम के साथ एस्केलरेशन वेरी कर रहा है, एस्केलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब फोर्स इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम। डेफिनेटली ये बात करेक्ट है, द पार्टिकल इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। फोर्स पर पार्टिकल पर वेरिएबल फोर्स, ऐसा फोर्स लग रहा है जो टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, क्योंकि एस्केलरेशन भी हमारे पास टाइम के साथ वेरी करता हुआ दिख रहा है हमें। देयर इज नो इम्पल्स एक्टेड अपॉन द पार्टिकल, हमने इम्पल्स कैलकुलेट किया है, ठीक है, इम्पल्स तो पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा है क्योंकि चेंज इन मोमेंटम अकर हो रहा है उसके अंदर, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो दिस इज नो इम्पल्स, सॉरी ये इनकरेक्ट है, देयर इज नो इम्पल्स, ये वाला भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। यस बेटा, यस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन फिगर 5.1 द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड द बॉडी बी 0.1। फ्लोर और इसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें बेटा दे रखा है, कितना दे रखा है, देखें 0.1 दे रखा है, म्यू इक्वल्स टू 0.1 दे रखा है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज बी एंड ए इज 0.2, इसके बीच का फ्रिक्शन हमें दे रखा है 0.2। Yes, the force F is applied as shown on B. Force F is applied as shown on B. Yes, external force F लगा रखा है हमने यहाँ पे। Mass of A is m/2. A पे कितना मास है, m/2 है, इसका कितना है, m है। Which of the following statement is correct? The bodies will move together if F is this. Yes, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम फोर्स कितना अप्लाई करें ताकि ये बॉडीज दोनों साथ में चले, मैक्सिमम फोर्स अप टू विच बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखें बेटा, हम लोग क्या करते हैं, इसका ए ब्लॉक को पकड़ते हैं सबसे पहले, जिस पे केवल सिंगल फोर्स एक्ट करे, पहले उस ब्लॉक को पकड़ो, ठीक है। कौन है ए ब्लॉक, मुझे दिख रहा है कि ए ब्लॉक के ऊपर केवल और केवल आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स ही इसको क्या करेगा, आगे की तरफ एस्केलरेट करने वाला है, क्योंकि हम इस पे फोर्स लगाएंगे, ये ब्लॉक जैसे ही इस पे नेट फोर्स आगे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा बी ब्लॉक पे, तो बी ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, तो ए ब्लॉक पे कहाँ लगेगा, आगे की तरफ लगने वाला है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। यस, फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा, वो फ्रिक्शन फोर्सेस ए ब्लॉक को क्या करेगा, एस्केलरेट करेगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटेशन है, वो कब तक इंक्रीज हो सकता है, जब तक कि वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं पहुंच जाए तब तक ही वो इंक्रीज होगा, उसके बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यानी कि हमारी एक लिमिट आने वाली है जब इस ए ब्लॉक का एस्केलेशन कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे ही इस ए ब्लॉक का एस्केलेशन कांस्टेंट हुआ, उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद अगर तुमने और फोर्स बढ़ाया तो क्या होने वाला है, दोनों ब्लॉक सेपरेट हो जाएंगे।
यस। तो ए मैक्सिमम जितना इसका एक्सक्लेशन हो सकता है उतना ही अगर बी ब्लॉक का एक्सक्लेशन है या उससे कम है तो बॉडी साथ में चलेगी। अगर ए मैक्स से ज़्यादा होने लगेगा बी का तो फिर दोनों बॉडीज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लिप करने लगेगी, रिलेटिव मोशन होने लगेगा। देखें बेटा, हम लोग ए ब्लॉक का एफडी बनाते हैं। ए ब्लॉक का एफडी देखें। ए ब्लॉक के ऊपर देखो, ये बी ब्लॉक के ऊपर फोर्स आगे की तरफ लगा तो बी ब्लॉक क्या करेगा, बी ब्लॉक की सरफेस से फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। तो ए ब्लॉक पे कहाँ लगेगा फ्रिक्शन, एक्शन रिएक्शन पेयर से बोल सकता हूँ। एक सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा, इसको हम लोग बोल देते हैं F1। ठीक है, यस। तो देखें मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन जो इसके ऊपर लग सकता है वो F1L बोल देता हूँ, उसको हम लोग म्यू एन बोल देते हैं। एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखें ये नॉर्मल हो गया और नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा, mg लगेगा। मास कितना है, m/2g है। ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू m/2 इंटू जी लगेगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। म्यू का वैल्यू कितना है, 0.2 m/2 इंटू जी। हमारे पास मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया है, कितना आ गया है, देखें बेटा, यस ये हमारे पास आ गया है 0.1 mg। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक्सेलरेशन कितना लगेगा तो ए मैक्स एक्सेलरेशन से इसको इक्वल्स टू एम ए कर देंगे। तो इक्वल्स टू एम मास कितना a/2 ए मैक्स के बराबर रख दें तो ए मैक्स मेरे पास बेटा आ जाएगा, इधर से मास कैंसिल हो जाएगा, 0.2 जी आ जाएगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का क्या हो सकता है, 0.2 जी हो सकता है। यस, अब क्या होने वाला है बेटा, यस ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो गया। अगर दोनों यहाँ तक तो इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक तो दोनों बॉडीज क्या करने वाली है, साथ चलने वाली है। तो किस फोर्स पर दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन ए मैक्स पहुँच जाएगा वो फोर्स हम लोग निकाल लेते हैं, वही हमारा एफ मैक्स हो जाएगा। वहाँ तक तो दोनों बॉडी साथ चलेगी, उसके बाद सेपरेट हो जाएगी। तो देखें बेटा, हम लोग इन दोनों ब्लॉक्स को एक साथ बना लेते हैं। फोर्स एफ मैक्स अप टू विच both the blocks will move together, both the blocks will move together। वो देख लेते हैं एक बार। देखें बेटा, ए ब्लॉक ये रहा मेरा और ये रहा मेरा बेटा, ए ब्लॉक ये रहा, बी ब्लॉक ये रहा। फोर्स एफ मैक्स हमने लगाया, एफ मैक्स पे दोनों ब्लॉक अपने साथ चल रहे हैं और मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। एक पीछे की तरफ इसके क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगेगा। ये सरफेस क्या लगाएगी, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी। दोनों ब्लॉक्स तो साथ चलेंगे लेकिन पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, यस बेटा फ्रिक्शन लग रहा होगा। यस, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे, काइनेटिक फ्रिक्शन लगने वाला है। यस, फ्रिक्शन 0 पॉइंट कितना है, म्यू कितना है, 0.1। यस, म्यू एन होता है, एन इज द नॉर्मल फोर्स। इस सरफेस में नॉर्मल कितना लगेगा, इसका मास प्लस इसका मास इंटू जी करेंगे, एन बराबर एम जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल लगेगा बेटा वो देख लें, एन इज इक्वल्स टू 3m/2 इंटू जी लग जाएगा। ठीक है, यस, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 3m/2 इंटू जी आ जाएगा। तो फाइनली ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 0.15 mg आ गया। और ए मैक्स हमारे पास कितना आया, 0.2 जी आ गया। ठीक है, यस, एफ मैक्स नेट फोर्स निकालें। इस दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, ध्यान रखें। एफ मैक्स माइनस फ्रिक्शन कितना लगा, 0.15 mg इज इक्वल्स टू क्या करा, इज इक्वल्स टू ma। टोटल मास 3m/2 इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन 0.2 g। सॉल्व किया, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, यस बेटा ये कितना हो गया, 0.1 हो जाएगा। तो 0.3 प्लस 1.5 तो ये हो जाएगा 0.45
mg हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास बेटा मैक्सिमम फोर्स आ गया है, ठीक है। तो द बॉडीज विल मूव टुगेदर इफ फोर्स इज 0.25 mg। मैक्सिमम फोर्स, जब मैक्सिमम फोर्स तक ये दोनों बॉडीज साथ चलने वाली, कब तक चलेगी? 0.45 mg तक साथ चलने वाले दोनों। उसके बाद दोनों क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। वो तो अपने उसी एस्केलेशन से चलेगा ये मैक्स से, लेकिन नीचे वाला जो बॉडी बी होगी उसका एस्केलेशन पहले से भी ए से भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। देखें तो ए बॉडी विल मूव टुगेदर इफ दिस, यस, क्योंकि ये फोर्स जो है ये इससे कम है, दैट इज वाई बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। बात करेक्ट है। द बॉडी ए विल स्लिप इफ विथ रिस्पेक्ट टू बी। बॉडी ए जो है वो स्लिप कर जाएगी टू बी इफ फोर्स इज 0.25 mg। क्या ये इस फोर्स से बड़ा है? यस। अगर बड़ा है तो ए और बी बॉडी के बीच में क्या होगी? स्लिपिंग होगी। यस, ये बात भी करेक्ट है। द बॉडीज विल मूव टुगेदर इफ फोर्स इज 0.5 mg। ये बात इनकरेक्ट है, क्योंकि ये फोर्स जो है वो ज़्यादा है इससे। यहाँ तक तो दोनों बॉडीज साथ चलने वाली हैं। द बॉडीज विल बी एट रेस्ट इफ फोर्स इज 0.1 mg। दोनों बॉडीज जो है वो रेस्ट में रहेगी कब तक? अगर फोर्स कितना है? 0.1 mg। देखो पीछे की तरफ मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है? 0.15 mg। जब तक ये वाला फोर्स इस फोर्स से बड़ा नहीं हो जाता तब तक ये बॉडी जो है आगे नहीं चल सकती। इसका मतलब जब तक कि एफ मैक्स जो फोर्स अप्लाइड ऑन बी है वो 0.15 mg से ज़्यादा नहीं हो जाता तब तक तो बॉडी स्टार्ट ही नहीं करेगी अपना मोशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बात क्या हो गई बेटा? ये बात करेक्ट है। फिर देखें maximum value of force for which the two bodies will move together is 0.45 mg। यस, ये हमने निकाल लिया है। यस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मास m1 moves on a slope making an angle theta with horizontal। यस, ये हमारा एंगल थीटा दे रखा है and is attached to m2 by a string over a frictionless pulley as shown in figure। The coefficient of friction between m1 and the स्लोपिंग सरफेस इज म्यू। यहाँ पे m1 और स्लोपिंग सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें म्यू दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ये हमसे पूछा गया। देखें बेटा, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखें, m2 इज ग्रेटर देन m1 साइन थीटा द बॉडी विल मूव अप द इंक्लाइन प्लेन। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फोर्सेस की। तो नीचे की तरफ क्या लगेगा? नीचे की तरफ m2g लगने वाला है, ठीक है। यस बेटा। यहाँ पे क्या लगने वाला है? यहाँ पे लगेगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लगेगा m1g साइन थीटा। इसके ऊपर लगने वाला है m1g डाउन द इंक्लाइन प्लेन लगता है m1g साइन थीटा लगेगा। अब वो कहाँ मोशन करवाना चाह रहा है वो देखें। m2, अगर m2 बड़ा हुआ, किससे बड़ा हुआ? m1g साइन थीटा से बड़ा हुआ, बॉडी विल मूव अप द इंक्लाइन प्लेन। यस, मैं तुम्हें बता दूं बेटा, जैसे ही ये बॉडी नीचे की तरफ मोशन की टेंडेंसी जनरेट होगी, जैसे ही m2g बड़ा होगा m1g साइन थीटा से, वैसे ही फ्रिक्शन क्या करेगा? इसको रोकने की कोशिश करेगा और फ्रिक्शन को कहाँ लगना पड़ेगा? पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन। यानी कि इस m2g को बड़ा होना पड़ेगा किससे? m1g साइन थीटा प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन से। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लगेगा? यहाँ पे m1g म्यू m1g कॉस थीटा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे n ऐसे लग रहा है और mg कॉस थीटा यहाँ पे ऐसे लग रहा है। mg कॉस थीटा कहाँ लगेगा? यस, m1g कॉस थीटा ऐसे लग रहा है। मैं फ्रिक्शन का लिमिटिंग फॉर्मूला यूज़ करूँगा म्यू n, और n इज इक्वल्स टू क्या है? यहाँ पे m1g कॉस थीटा है। तो ये बात तो इनकरेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि m2g को या फिर m2 को बड़ा होना पड़ेगा किससे? m1 साइन थीटा प्लस म्यू m1 कॉस थीटा से। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ m2g को बड़ा होना पड़ेगा किससे? इसको भी ओवरकम करना पड़ेगा प्लस इसको ओवरकम करना पड़ेगा, यानी m1g साइन थीटा प्लस म्यू m1g कॉस थीटा। जी तो दोनों तरफ कॉमन है इसलिए कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया बेटा। फाइनली मेरे पास क्या आ गया? m2 मस्ट बी ग्रेटर देन m1 साइन थीटा प्लस म्यू m1 कॉस थीटा।
इससे बड़ा होगा तो ब्लॉक विल मूव, अगर m2 बड़ा हुआ, इससे बड़ा हुआ, तो ब्लॉक m1 विल मूव अप द इंक्लाइन प्लेन, देन ब्लॉक m1 विल मूव up the inclined plane, up the inclined plane, inclined plane। यस बेटा, तो कौन सा, ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट देखें, यस, m1 sin थीटा प्लस cos थीटा विल मूव अप द इंक्लाइन प्लेन। यस बेटा, ये बात करेक्ट है। अगर m2 बड़ा हुआ इस फैक्टर से तो ऊपर की तरफ जाएगा, बिल्कुल सही है, विल अप द इंक्लाइन प्लेन, ये बात करेक्ट इनकरेक्ट हो गई, इसके जस्ट अपोजिट बात लिखी गई है। m2 अगर छोटा है इससे, यस, अगर बॉडी अगर नीचे मूव कराना है, अगर मोशन नीचे होगा तो फ्रिक्शन फोर्स फिर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये केस देखें क्या कहना चाह रहा है, इस केस में क्या होने वाला है, देखें, इधर ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, कुछ इस तरीके की बात हो रही है, ठीक है। यस, यहाँ पे वो ये बोलना चाह रहा है कि ये हमारा मास m2 हो गया और ये हमारा मास m1 हो गया, मास m1 हो गया। यस, अब बॉडी विल मूव डाउन द प्लेन, बॉडी को कहाँ मूव करवाना है, डाउन द प्लेन मूव कराना है। कब मूव करेगी बॉडी डाउन द प्लेन, देखें, यहाँ पे लग रहा है m2g लगेगा, ठीक है। बॉडी को डाउन द प्लेन मूव कराना है, यानी मोशन कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ होगा, और अगर मोशन नीचे की तरफ होगा तो फ्रिक्शन फोर्स फिर उस केस में मोशन को अपोज करेगा, है ना, और फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, पीछे की तरफ। और इसके ऊपर तो हम लोग जानते ही क्या लगने वाला है, m1g sin थीटा लगने वाला है। यस, क्या हो जाएगा नेट। अब अगर इसको डाउन द प्लेन मोशन करना है तो m1g sin थीटा को बड़ा होना पड़ेगा fl प्लस m2g से, तो m1g sin थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन m2g प्लस म्यू m1g cos थीटा के, ठीक है। इसी बात को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बात निकल कर आ जाएगी, क्या आ जाएगा, m1 sin थीटा, जी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, m1 sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन m2, तो m2 मस्ट बी लेस देन दिस फैक्टर। यस, ये बात भी करेक्ट है। यस बच्चों, इन फिगर 5.3 a body A of mass m slides on an inclined plane at an angle theta 1 to the horizontal and mu1 is the coefficient of friction। यहाँ पे जो coefficient of friction लग रहा है वो mu1 लग रहा है, ठीक है। Yes, A is connected by a light string, A is connected by a light string passing over a frictionless pulley to another body B also mass m sliding on a frictionless plane inclined at an angle theta। इसका coefficient of friction कितना दे रखा है, इसका 0 दे रखा है, और क्या बोल रखा है, ये एंगल थीटा दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ए विल नेवर मूव अप द प्लेन, ए कभी भी अप द प्लेन मूव नहीं करेगा। यस, देखें बेटा, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले देखें, यस, सबसे पहले फोर्सेस रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि डाउन द प्लेन कितना फोर्स लगेगा, m1g sin थीटा 1 लगेगा, ठीक है। यस, और किस के ऊपर बोल रहा है वो, अप द प्लेन मूव नहीं करेगा ए, यानी कि जब ए ऊपर की तरफ मूव करेगा तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। मैं किस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ए ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यस, और इधर क्या होगा, जब ए ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इसका मोशन नीचे होगा। यहाँ पे इसके पास फोर्स कितना है वो देखें, यस, mg sin थीटा 2 होगा, ठीक है। यस, अगर ये mg sin थीटा 2 जो है वो अगर इन दोनों फोर्सेस से बड़ा हो जाता है, इन दैट केस डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, वो ए बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ मोशन कर जाएगी। हमेशा नहीं करेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस इस फोर्स को बड़ा होना पड़ेगा इन दोनों के सम से। तो ये वाली बात तो गलत हो गई बेटा। नेक्स्ट पे आए, ए विल जस्ट स्टार्ट मूविंग अप द प्लेन व्हेन म्यू इज दिस,
ए जो है वो मूव करने लग जाएगा, कहाँ पे, ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये अगर ऐसी कंडीशन जनरेट होती है तो देखो बेटा ये कब होगा, ए विल जस्ट स्टार्ट का मतलब है कि जैसे ही ये वाला फोर्स इन दोनों फोर्सेस से बड़ा होगा वैसे ही ये बॉडी का मोशन ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो देखें कब होगा, m2g mg मासेस सेम है, mg साइन थीटा 2 यस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा m1g साइन थीटा 1 यस। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हम लोग जानते हैं यस, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा फ्रिक्शन, और वो कितना होगा म्यू एन। नॉर्मल हम लोग जानते हैं बेटा, ये नॉर्मल हो गया, और यहाँ पे लगेगा mg cos थीटा 1, तो ये हो जाएगा म्यू mg cos थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, कैसे आया है, फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू एन होती है, और एन बराबर कितना दिख रहा है, mg cos थीटा 1 दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा म्यू एम यस म्यू एम जी कॉस थीटा 1। ठीक है, m1 जो है यहाँ पे m1 नहीं है, मास से मास कैंसिल कर सकते हैं, देखें मास से मास कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा g साइन थीटा 2 इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा 1 यस, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू जी कॉस थीटा 1। हमारे पास ये जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, जी भी कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा 1 म्यू को निकालना है हमें, है ना, तो साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, कॉस थीटा 1। अगर ऐसा होता है डेफिनेटली बॉडी क्या करेगी, विल जस्ट स्टार्ट अप द इंक्लाइन प्लेन, ये बात करेक्ट है। फॉर ए टू मूव अप द प्लेन थीटा 2 मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन थीटा 1 यस, ये तो बहुत ज़रूरी बात है। अगर क्या करना है, देखो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि थीटा 2 को बड़ा होना पड़ेगा थीटा 1 से, क्यों, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, यस यहाँ पे दे रखा है कि ये कैसी सरफेस है, यस इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। इसका मतलब जब मैं इस इक्वेशन को देखूंगा तो मुझे दिख रहा है कि साइन थीटा 2 मस्ट बी ग्रेटर देन साइन थीटा 1 यस। यहाँ से 0 से 90 की बात की जाए तो थीटा 2 मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा 1 होना जरूरी है यस, ये बात भी करेक्ट है बेटा, ये बात भी करेक्ट है। बी ऑलवेज स्लाइड डाउन विथ कांस्टेंट स्पीड, बी हमेशा ही क्या करेगा, कांस्टेंट स्पीड से नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है यस। अगर कुछ नेट फोर्स आ गया, अगर कुछ नेट फोर्स आ गया, मान लो कि m2g साइन थीटा 2 बड़ा हो गया इससे, तो ये बॉडी जो है ये एस्केलेट करेगी, कांस्टेंट स्पीड से तभी मूव करेगी जब फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, उस कंडीशन में हो सकता है कि कांस्टेंट स्पीड से मूव करें। तो इसका मतलब ये वाली बात भी इनकरेक्ट है, केवल और केवल कौन से, बी और सी ऑप्शंस करेक्ट है बेटा। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 बिलियर्ड बॉल्स ए एंड बी each of mass 50 gram moving in opposite directions with speed this collide and rebound with same speed, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है वो बेटा। डायग्राम की हेल्प से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा। ये बॉडी ए हो गई हमारे पास और इसकी टक्कर हो रही है सामने वाली बॉल से बी से, एंड बोथ आर मूविंग विथ सेम स्पीड दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, और ये वाली भी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। डेफिनेटली अगर ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो कोलिजन होगा, कोलिजन के हो गया, मान लो कोलिजन इनका हो गया है बेटा, इनकी टक्कर हो चुकी है, ठीक है, इनके बीच का इंटरेक्शन हुआ, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से इनकी वेलोसिटी में चेंज आया। अब क्या हुआ, उसके बाद में ए कितने से रिबाउंड हुआ, सेम स्पीड से रिबाउंड हुआ, डैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, और बी वाला भी क्या हुआ, बी वाला भी सेम स्पीड से रिबाउंड हुआ, डैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, दोनों सेम स्पीड से रिबाउंड हो गए। अब क्या बोलना चाह रहा है वो कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, एक एक करके चेक करते हैं। इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल इज, इम्पल्स मतलब हम लोगों ने देखा इम्पल्स के दो फॉर्मूलेज होते हैं, एक तो एफ डेल्टा टी, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एफ डेल्टा टी यूज़ करेंगे, नहीं तो इसकी इंटीग्रल फॉर्म यूज़ करेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, यस। तो हम लोग चेंज इन मोमेंटम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पीड है इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ।
इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, मास कितना है, मास 50 ग्राम है, तो m देखें p फाइनल माइनस p इनिशियल, इम्पल्स इज इक्वल्स टू m v माइनस u, ठीक है। यस, इनिशियल स्पीड ये है हमारे पास, फाइनल स्पीड बेटा ये है ना। यस, तो इम्पल्स हमारे पास आ जाएगा 50 ग्राम है, 50 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू v कितना है 5 है, माइनस फिर इधर वाली डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं इसलिए प्लस का 5 आया है, ठीक है। माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस 5 माइनस 5 माइनस 10 हो गया, तो ये कितना हो गया माइनस का 500 डिवाइडेड बाय 1000 हो गया। कैंसिल आउट हो रहा है क्या कुछ, यस बेटा कैंसिल आउट हो गया है। ये कितना आ गया माइनस का 1/2 डैट इज 0.5 न्यूटन सेकेंड हमारे पास आ गया। ये हमारे पास बेटा आ गया 5 5 10 10। तो पहली बात तो इनकरेक्ट हो गई, न्यूटन सेकंड भी ले सकते हैं या केजी मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं यूनिट, तो यूनिट को लेके कंफ्यूज ना हो। इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल इज दिस, नहीं इम्पल्स जो इम्पार्ट हुई है वो 0.5 हुई है, तो ये बात तो इनकरेक्ट हो गई। आ जाए इम्पल्स इम्पार्टेड टू बॉल इज दिस, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच बॉल इज दिस, इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल इज 0.5 न्यूटन सेकंड, ये बात करेक्ट है। The impulse and the force on each ball are equal in magnitude and opposite direction। देखो मैंने क्या बोला, दोनों बॉल एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी, जितना फोर्स इसने इसके ऊपर लगाया उतना ही फोर्स ए ने बी पर लगाया। हम लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है। यस, हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ जितना इसने इस पे लगाया उतना ही फोर्स इस पे लगाया, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इसको बोल देते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा बराबर होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट होने वाली है। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। इम्पल्स क्या होगा, यस इम्पल्स, क्योंकि दोनों बॉडीज़ का मास भी सेम है, चेंज इन मोमेंटम स्पीड में जो चेंज आया है वो भी सेम है, इसीलिए जो इम्पल्स इम्पार्टेड है वो भी सेम होगी। यस, ये बात भी करेक्ट है, तो सी डी करेक्ट हो गए। अब इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल इज 0.5, ये तो गलत हो ही चुका है, केवल और केवल सी और डी ऑप्शन करेक्ट है। यस बच्चे, यस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg is acted upon by two perpendicular forces 6 Newton and 8 Newton, the resultant acceleration of the bodies। यस, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। एक बॉडी हमारे पास है, बढ़िया सी एक मस्त बॉडी ले लीजिए बेटा, ये हमारे पास बॉडी हो गई, ठीक है। यस, ये हमने बॉडी कंसिडर कर ली, फोर्सेस रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो हमारे पास क्या लग रहा है, मान लो कि इस डायरेक्शन में हमारे को बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है कि 6 और 8 न्यूटन लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है कैसे लग रहा है ये नहीं पता है, बस परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं कि हम लोग 6 न्यूटन बेटा, F1 फोर्स जो है 6 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स F2 8 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। यस, 8 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब हमसे बोला गया है रिजल्टेंट एक्सलेशन, एक्सलेशन निकालने के लिए रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट फोर्स देखें बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ऐसे आने वाला है, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो गया 6। और रिजल्टेंट एफ नेट निकालने के लिए हम लोग अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री पे है। ये कितना हो जाएगा 64, ये 36, टोटल कितना हो गया 100, तो ये 10 न्यूटन आ जाएगा। एफ नेट हमारे पास आ गया बेटा 10 न्यूटन आ चुका है। अब हमसे 10 न्यूटन आ गया रिजल्टेंट, तो यस एस्केलेशन हमें निकालना है, तो एफ नेट मेरे पास आ गया है 10 न्यूटन आ गया है। मास कितना है, मास है 10 kg। एस्केलेशन मुझे फाइंड करना है, तो एस्केलेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। एस्केलेशन मेरे पास आ गया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे एंगल देखना है कि एंगल कितना बन रहा है 6 न्यूटन के साथ और 8 न्यूटन के साथ। तो एंगल देखें, देखो एस्केलेशन इसमें 0.2 है, इसमें 0.2 है, तो गलती हो गए। एस्केलेशन आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एंगल के लिए बात कर रहा है तो एंगल्स देख लें। ये मान लेते हैं कि 6 न्यूटन के साथ एंगल बन रहा है θ1 और इसके साथ जो बन रहा है वो बन रहा है θ2। तो tan θ1 को मैं लिख सकता हूँ
tan थीटा 1 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हुआ मेरा बेटा 8 न्यूटन और बेस है मेरा 6 न्यूटन। तो 8 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। यस, तो मेरा कितना हो गया 4/3। तो थीटा 1 इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। यस, इसी तरीके से सेकंड देखें, tan थीटा 2 देखें, tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर है, इस ट्रायंगल पे फोकस करें, इस फोकस में ये फोकस करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर मुझे दिख रहा है बेटा 6 न्यूटन और बेस दिख रहा है मुझे 8 न्यूटन। ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास हो गया 3/4। तो थीटा 2 कितना आ जाएगा, थीटा 2 मेरे का यहाँ से लिख देते हैं, थीटा 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। 3/4 का बनेगा, कौन से उससे बन रहा है, यस थीटा 2 हमने लिया है 8 न्यूटन फोर्स से, फ्रॉम 8 न्यूटन, और ये कितने से लिया है, फ्रॉम 6 न्यूटन से लिया है। तो चेक करें, tan इनवर्स 4/3 फ्रॉम 6 न्यूटन करेक्ट है, 3/4 8 न्यूटन, यस ये भी करेक्ट है। एक्सेलरेशन सेम आ रहे हैं 1 मीटर, यस करेक्ट है। यस बेटा, थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड हैव अ नाइस डे। यस, ये जो एग्जाम्पल सीरीज़ है इसका हमने जो डिस्कस किया आज वो चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डिस्कस किया है। अगर आपको इसके पिछले वाले चैप्टर्स के भी अगर एग्जाम्पलर सीरीज़ के क्वेश्चंस देखने हैं फिजिक्स के, तो बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स की हेल्प से आप लोग पीछे वाले लेक्चर्स भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।